गुड मॉर्निंग दोस्तों। केएस टीम विद केएस सर पर आपका स्वागत है। आज हम 2025 बीएसटीसी एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें कल अपन ने इसके सिलेबस की चर्चा की, उसमें से आज एक टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। समास। समास क्या है, समास के बारे में मैं आपको बताऊं। समास मुख्य रूप से दो शब्दों का मेल होता है। दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। जैसे विद्या प्लस आलय, एक शब्द और दो शब्द या फिर एक पद या दो पद, इनसे मिलके बना विद्यालय। ये विद्यालय, विद्या और आलय, एक शब्द और दो शब्द, अर्थात प्रथम पद और उत्तर पद। जो दूसरा पद होगा उसे उत्तम पद कहते हैं। प्रथम पद और उत्तर पद, दो पदों से जो नया शब्द बनेगा वो समास से निर्मित शब्द होता है। और समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। समास में इसके जो मुख्य चरण है, मुख्य जो इसके अंग हैं, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे सामासिक पद। अब भाई सामासिक पद होता क्या है? सामासिक पद के बारे में चर्चा करें अपन। पहले इसके अंगों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद समास के बारे में बात करेंगे, समास कितने होते हैं वो भी देखेंगे। पहले सामासिक पद के बारे में अगर चर्चा करें तो दो पदों के मेल से बने नए शब्द, नए पद या शब्द को सामासिक पद कहते हैं। देखो, दो पदों के मेल से जो नया शब्द बनेगा उसी को सामासिक पद कहते हैं। जैसे
अपन ने बात की थी ये विद्या और आले। अगर मैं लिखूं राम का अनुज, तो राम एक पद, और ये अनुज उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद। दोनों के मेल से जो नया शब्द बनेगा रामानुज, ये रामानुज शब्द ही क्या कहलाएगा? सामासिक पद। इस रामानुज को ही क्या कहेंगे? इसी को सामासिक पद कहते हैं। दो पदों के मेल से नया शब्द बना वो सामासिक पद कहलाता है। अपन ने यहां देखा विद्या प्लस आलय, विद्या और आलय से नया शब्द बना विद्यालय, ये भी क्या है? सामासिक पद। पहला पद और दूसरा पद जिसको उत्तर पद कहते हैं। इसके अलावा बात करें अपन समास विग्रह। समास विग्रह की परिभाषा भी बिल्कुल सिंपल है। सामासिक पद के टुकड़े करने की प्रक्रिया। सामासिक पद के टुकड़े करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। सामासिक पद के टुकड़े करने की प्रक्रिया ही समास विग्रह कहलाते हैं। जैसे अपने पास शब्द है सामासिक पद, अब इसको ये जो रामानुज शब्द है सामासिक पद है, ये रामानुज शब्द, इसको अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह। ये दोनों चीजें सामासिक पद और समास विग्रह, सामासिक पद और समास विग्रह दोनों ही आपके समास में काम आने वाले हैं। उदाहरणों में सामासिक पद और समास विग्रह। परीक्षा में सामासिक पद पूछेगा, उसका समास विग्रह पूछ सकता है। सामासिक पद दे देगा, समास का नाम पूछ सकता है। तो सामासिक पद और समास विग्रह दोनों ही हमारे एग्जाम में काम आने वाले, और समास के मुख्य रूप से समास में इन दोनों की ही भूमिका अधिक रहती है। इनसे ही हम समास का पता लगा पाते हैं और इन्हीं से हम इसको समझ पाते हैं। समझने के लिए हमें इन दोनों को समझना पड़ेगा। समास से निर्मित शब्द सामासिक पद और इसी के टुकड़े करना समास विग्रह। देखो जैसे जैसे अपन ने शब्द लिखा था रामानुज, और इसके ही टुकड़े करना राम का अनुज।
भाई ये तो समास से निर्मित शब्द है, तो सामासिक पद है, और इसके टुकड़े करना समास विग्रह। तो अपन सीधा सीधा शब्दों में कह सकते हैं कि सामासिक पद जो होता है वो मिला हुआ रहता है, उस मिले हुए रूप को, दो शब्दों के मेल को, मेल से बना शब्द सामासिक पद कहलाता है। और उसी के टुकड़े करना अर्थात उनको अलग अलग रूपों में लिखना, वो समास विग्रह कहलाता है। जब हम इनके भेद पढ़ेंगे समास के, और उनमें देखेंगे कि भाई समास विग्रह, उनके उदाहरण देखेंगे ना, वहां समास विग्रह और क्या नाम से सामासिक पद दोनों आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। दोनों बिल्कुल सिंपल तरीके से हैं। और आगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और समझ लेना। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो समास हैं उसके भेद हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। समास के भेद, भाई समाज के भेद, अपन बात करें समाज के भेद की, तो समास मुख्य रूप से छह प्रकार के होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं। आपसे परीक्षा में पूछे कि समास के कुल भेद कितने हैं, तो बताना है 6। अगर आपसे पूछे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तब भी क्या लिखना है, 6। लेकिन अगर आपसे वो पूछे कि पद की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेद पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार। आगे बात करें तो इनके भेद अपन देखते हैं। नंबर 1, प्रथम पद प्रधान। अगर परीक्षा में पूछे प्रथम पद प्रधान, तो समास अव्ययी भावुर। अव्ययी भाव समास होता है ऐसा। अब अगर अपन बात करें दूसरे समास में, दूसरा कौन सा होता है, पद की प्रधानता के आधार पर देखते हैं अपन अभी। उत्तर पद प्रधान, अब उत्तर पद प्रधान में समास की बात करें तो तत्पुरुष समास होता है। समास का दूसरा भेद कौन सा है, तत्पुरुष समास। अब
तत्पुरुष समास के भी दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर एक, द्विगु समास। नंबर दो, कर्मधारय समास। नंबर तीन पे बात करें अपन। अब समास में आपने देखा कि भाई पहला पद और उत्तर पद, यहां से दोनों पद कंप्लीट हो जाते हैं। अब तीसरा पद कौन सा लिखेंगे? तीसरा पद कौन सा लिखेंगे? पद तो दो ही है, तो तीसरा कौन सा आएगा? तो तीसरा पद होता भी नहीं है। तीसरा नहीं होता तो लिखेंगे क्या 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 साहब कि भाई दोनों ही होंगे। क्या लिखेंगे? एक में पहला पद, दूसरे में दूसरा पद जिसको उत्तर पद कहा है, तीसरे में दोनों ही पद होंगे। दोनों पद प्रधान। अब किस समास में दोनों पद प्रधान होता है? ये सोचने वाली बात है। अगर दोनों पद आ जाते हैं तो यहां पे आपको केवल द्वंद्व समास लिखना है। द्वंद्व समास लिखना। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। केवल एक समास है जिसमें दोनों पद प्रधान है। अव्ययभाव में पहला पद प्रधान है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान है, जिसको उत्तर पद बोलते हैं। पहला पद प्रधान हो गया, दूसरा पद प्रधान हो गया, दोनों पद हो गया, बचा कौन सा? कोई नहीं बचा। तो कोई पद प्रधान नहीं होता साहब। चौथे में अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा? अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान अर्थात दोनों पद मिला के किसी तीसरी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। ये देखो, पहला पद अव्ययभाव, दूसरा पद तत्पुरुष समास, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास। अब अपन बात करें कि भाई सर उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर चार ही समास होता है। पहला पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और अन्य पद प्रधान। लेकिन वो पूछे कि समास के कुल भेद कितने हैं, तो गिन लेना आप, 1 2 3 4 5 और 6। तत्पुरुष के दोनों भेद होता है, ये भी समास की गिनती में आता है। और ये इसके कुल 6 भेद होता है। पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के। अगर आपसे पूछा जाए कि किस समास में दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास। आपसे पूछा जाए किस समास में अन्य पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भाई इनको सर हम पहचानेंगे कैसे, तो आपको मैं पहचानने का तरीका भी बता दूंगा। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं समास के मुख्य भेदों की। तो इसमें आपको समझना है, पहचानना है समास कैसा होता है, इसकी पहचान क्या है। अगर ये आ गई तो उदाहरण आपको आराम से आ जाएंगे। ये तो इसके भेदों की बात हो गई। अब बात करते हैं समास की। तो अपन ने पहला समास देखा साहब, पहला समास देखा तो समास नंबर 1 कौन सा? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव
समास। दूसरा कौन सा है? तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा है? तीसरा द्विगु समास। चौथा कौन सा? कर्मधारय। पांचवा समास कौन सा है? द्वंद्व समास। और छठा कौन सा है? बहुव्रीहि समास। बात करें अपन अव्ययीभाव समास की पहचान, तो भैया इसकी पहचान है, पहला पद अव्यय होता है, या इसको उपसर्ग भी बोल। मुख्य शब्द में आगे क्या लगे होने चाहिए? आगे क्या लगे होने चाहिए? उपसर्ग। वही कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास। विग्रह इसका करेंगे ना अपन, अव्ययीभाव समास का। जब भी समास विग्रह करेंगे तो शब्दों की आवृत्ति होते, एक शब्द दो बार आएगा। जैसे दिन शब्द है, दिन में आगे उपसर्ग लग गया, वो क्या नाम से, प्रति। प्रति उपसर्ग लगा तो प्रतिदिन बन गया। अब प्रतिदिन में भाई अगर समास विग्रह करेंगे तो दिन दिन बनेगा। एक दिन का क्या हो गया? दिन दिन। प्रत्येक, एक में क्या लग गया आगे? प्रति, तो प्रति प्लस एक। हमें इसके भेद, जब इसको जब पढ़ेंगे अपन, इसकी परिभाषा लिखेंगे, समझेंगे, तब देखना। आप अभी इनको समझो और उसके बाद उनको आराम से समझा देंगे। इसमें भैया कारक चिन्हों का लोप होता है। किसका लोप होता है? कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे अपन ने लिखा था रामानुज, राम का अनुज, तो राम का अनुज जैसे समास बनाएंगे, उनको मिलाएंगे तो काकार क्या हो गया? लोप हो गया। तो रामानुज बच गया, का लोप हो गया। कारक चिन्ह कौन सा? संबंध, संबंध काके की, इसीलिए उसमें उसका लोप हो जाता। कारक चिन्हों का कहां से कहां तक ये कारक चिन्ह होता है? कर्म कारक से अधिकरण कारक तक। अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का क्या होता है? लोप होता है। द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में पहला पद, पहला पद संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संख्या। और दूसरा पद जिसको उत्तर पद कहते हैं, दूसरा पद समूह बने, पीछे समूह। जैसे शब्द है तिराहा, तो आगे ती आ रहा है, ती, चतुर, पंच, षष्ठ, द्वादश, शतक, ऐसे शब्द आते हैं। तो भैया पीछे समूह बने, तिराहा तीन राहों का समूह पीछे बन रहा है, तो द्विगु समास। चौराहा चार राहों का समूह, चौमासा चार मासों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह। ये शब्द किसमें आएंगे? द्विगु समास में। कर्मधारय समास में शब्दों में एक तो क्या है? विशेषता, किसी की विशेषता बताने वाले शब्द आ जाए, या किसी की समानता, किसी के समान बताए, वहां पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय। विशेषता का मतलब विशेषण जहां पे आ जाते हैं, वहां पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय। जैसे कुपुत्र, पुत्र की विशेषता बताई गई है, कुपुत्र अर्थात बुरा पुत्र, तो विशेषण आ रहा है, कौन सा है? कर्मधारय। अर्थात विशेषण विशेष जहां आ जाए या उपमान उपमेय जहां पे आ जाए, वहां पे कर्मधारय समास होता है। विशेषण विशेष में तो विशेषता बताई जाती है, उपमान उपमेय में समानता बताई जाती है।
समानता के, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो इसमें समानता बताई जाती है। द्वंद्व समास में भाई साहब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें या तो विलोम शब्द आएंगे या फिर समान शब्द आएंगे, और ये ऐसे चिन्ह देख लेना, जहां ऐसा चिन्ह नजर आ जाए वहां समझ जाओ द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता विलोम शब्द है, सुख दुख विलोम शब्द है, दाल रोटी समान शब्द है, उनके बीच में ऐसा चिन्ह नजर आ जाएगा आपको। ये चिन्ह देखो, योजक चिन्ह जो होता है, तो इस योजक चिन्ह से अपन, अर्थात योजक चिन्हों का लोप इस समास में रहता है। बहुव्रीहि समास की बात करें तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिला के किसी अन्य तीसरी व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा बने, दोनों पद मिला के क्या बनाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाए। जैसे गजानन, तो एक तो गज है और एक आनन है। गज का मतलब होता है हाथी, आनन का मतलब होता है मुख। तो ना तो इसमें गज प्रमुख है ना मुख प्रमुख है, दोनों मिला के गजानन। गजानन का मतलब तीसरी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसके लिए आ रहा है, वो सब गणेश जी के लिए, तो गणेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दशानन, 10 भी हैं और मुख भी हैं, दोनों मुख्य नहीं है, मुख्य कौन हो गया, रावण। चतुर्भुज, 4 भी हैं और भुजाएं भी, 4 भुजाएं जिसके, तो विष्णु जी के लिए चतुर्भुजाएं। चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए आया, पंचमुख शिव जी के लिए आया, षडमुख कार्तिकेय के लिए आया। उसी प्रकार इसमें चक्रपाणी, चक्र है जिनके हाथ में, विष्णु जी के लिए आया। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात कन्हैया जी, वो भी बहुव्रीहि समास में ही आएगा। कहने का मतलब है पहला पद और दूसरा पद मिला के किसी तीसरी व्यक्तिवाचक संज्ञा को बनाए, दोनों से मिलके उसका नाम ले रहे हैं, वो एक तरीके से किसी का नाम बना रहे, वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। और वही कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। अब बात करते हैं अपन मुख्य रूप से समास के भेदों की। तो अपन ने पहला समास कौन सा देखा था, नंबर 1 पे कौन सा समास देखा था, अव्ययी भाव समास। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि इनको समझने में आसानी रहे और आराम से आप इनको बना सको। और अब इनके साथ ही अब इनके उदाहरण भी अपने को साथ में ही लिखने हैं। अव्ययी भाव समास, देखो परिभाषा मैंने आपको बताया, उसमें ही लिखवा दिया, आप देख लेना। फिर भी आप इसकी परिभाषा देखो। जिस समास में पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव
समास कहते हैं। समास विग्रह करने पर समास विग्रह करने पर शब्दों की आवृत्ति होती है। साहब, शब्दों की आवृत्ति, एक शब्द दो बार आए, अपन इसके उदाहरणों की बात करेंगे। अब तो आपको एक तरफ तो लिखना है सामासिक पद जो अपन ने समझाया था, और एक तरफ लिखना है समास विग्रह। देखो इसमें अव्यय, पहला पद क्या होना चाहिए? अव्यय। तो यथा शक्ति, यथा आगे, यथा क्या है? अव्यय, उपसर्ग लग रहा है शक्ति के आगे। समास विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार। अपन बात करें प्रतिदिन, दिन में उपसर्ग लग रहा है प्रति, तो इसका समास विग्रह होगा दिन दिन या दिनों दिन। जैसे आप अभी की बात करें कि प्रतिदिन गर्मी बढ़ती ही जा रही है, अर्थात दिन दिन गर्मी बढ़ती जा रही है या दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। प्रत्येक प्लस एक, प्रत्येक, तो प्रति और एक, तो बचा एक, आगे प्रति उपसर्ग है, तो एक को तो अपन लिख देंगे एक, और मैंने कहा था शब्दों की क्या होती है? आवृत्ति होती है। प्रत्येक बालक को फल दो, अर्थात एक एक बालक को फल दो, है ना? एक एक बालक को फल दो। अभी जैसे सपरिवार, अब ये आजकल जो कार्ड आते हैं, कार्डों में आ जाते हैं अपने कि भाई सपरिवार आपको हमारे शादी में पहुंचना है, तो स का मतलब सहित, स उपसर्ग लग गया आगे, पहला पद क्या हो? अव्यय, तो स इसमें लग गया, या उपसर्ग हो पहला पद, उपसर्ग का मतलब आगे जुड़ना, उसमें मैंने बताया था, आपको लिखवाया था। तो इसमें परिवार के साथ। अब एक है सशर्त, शर्त के साथ, शर्त के साथ। आजन्म, जन्म से लेकर रातों रात, रात ही रात में, ये इसके उदाहरण हैं साहब। इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो आप इसके उदाहरण देख लेना एक बार, आराम से ये समझ में आ जाएगा। कुछ उदाहरण और मैं लिखवा देता हूं, आप समझ लेना, उनको देख लेना एक बार।
और उदाहरण इसके देखो, भरपेट, भर पेट, तो इसका बनेगा पेट भर कर। अर्थात पेट के आगे क्या जो लगा हुआ है इसमें भर, मतलब उपसर्ग लगा हुआ है, या फिर इसको कहें अव्यय शब्द जुड़ा हुआ है, तो इस अव्यय शब्द से क्या क्या बनेगा, अव्ययीभाव समास। अपन कहते हैं कोई बहस करने लग जाए तो उससे कह देते हैं कि भैया बे मतलब बहस मत कर, अर्थात बिना मतलब, बिना मतलब। आजीवन, जीवन भर। और उदाहरण बाद में आप देख लेना, इसके जो भी इसके उदाहरण हो आप अपनी तरफ से देख के बनाना। और दूसरा समास है नंबर 2 पे समास था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में बात करें अपन, जिस समास के सामासिक पदों में सामासिक पदों में कारक चिन्हों, इसको पूरा लिख लेते हैं, जिस समाज के सामासिक पदों में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का लोप हो तथा समास विग्रह
करने पर उनका प्रयोग किया जाए। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का लोप जहां पे रहता है, मुख्य बात तो यही है। ये कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का लोप रहता है। अब इसमें उदाहरण तो अपन लिखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके कारक चिन्हों को समझ लेते हैं। कारक चिन्ह वैसे नॉर्मली सबको आते हैं, फिर भी अपन इसके कारक चिन्ह समझ लेते हैं। एक तरफ तो लिख लेते हैं कारक, कारक शब्द, और एक तरफ लिख लेते हैं कारक चिन्ह। देखो सब, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना, संबंध काके की रा रे री, अधिकरण में पे पर संबोधन है वो अरे। अब इसमें तत्पुरुष समास में इस कारक चिन्ह से लेकर इस कारक चिन्ह तक के जो कारक चिन्ह है, ये कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के जो कारक चिन्ह हैं, इनका लोप रहता है सब। और यही किसमें आएंगे? तत्पुरुष समास में। इसके जो उदाहरण हैं वो समझ लेते हैं अपन।
तत्पुरुष समास के जो उदाहरण हैं उसमें एक तरफ सामासिक पद और एक तरफ समास विग्रह। तो इसमें लिखा अपन ने स्वर्ग गमन, तो कारक चिन्ह का लोप है। अब यहां पे देखे तो स्वर्ग को गमन, देशाटन, देश में अटन, अटन कहते हैं भ्रमण। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, और जो बचे इसके जो वेद बचे हुए हैं उनको कल हम लिखवा देंगे और समझा देंगे आपको। लाइट भी नहीं आ रही है अभी, जो कुछ था ये कंप्लीट करवा के फिर कल पूरा इसका कंप्लीट करवा देंगे। इसके उदाहरण आपको मिले तो आप भी देखना और हम भी इनको लिखवाने का पूरा प्रयास करेंगे। उदाहरण जितने आपको मिलेंगे, जितने उनकी प्रैक्टिस करोगे, ये आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है सर। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मिट रहा है यार सर, ये कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो क्या काम आएगा? तो इसको रखना चाहो तो रख लेना, आप सेव करके, ऐसे कैसे काम आ जाएगा बाद में, है ना? यहाँ लिख दो तत्पुरुष समास 2 नंबर 2 डाल के, वो लिखा ना उधर वाला, ऐसे लिख दो, पीले से नंबर 2 डाल के लिख दो। छोटा करके यहाँ जमा देना इसके पास। नंबर 1 वाला ये इनकी पीडीएफ भी बन जाएगी ऐसे। हाँ, तो पीडीएफ बन जाए तो उनके तो और फायदा है फिर, है ना? इससे क्या दिख जाएगा। ये क्रम से जमा रखे सर मैंने। ठीक है, तो ये बड़े कर दिए गए हैं ताकि आपको दिख जाए ये। ठीक है, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी इनकी ग्रुप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी हिंदी की।